जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज हम इसको सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो कोशिश करूंगा कि ये इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बहरहाल सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर वन में उसने पूछा है कि नंबर वन एमसीक्यूज में उसने पूछा है 4 ऑप्शंस आर गिवन, जिनमें से सबसे पहला है 7 अंडर रूट इज। तो पूछ रहा है स्क्वायर रूट 7 इज, यानी स्क्वायर रूट 7 इज ये क्या है? ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? तो इसका आंसर है, मैं यहाँ पे साथ आंसर मेंशन कर देता हूँ, इसका आंसर सी है। क्योंकि एक बार याद रखिएगा आप रैशनल और इरैशनल के हवाले से, कि अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए और उसका हो स्क्वायर रूट, तो वो जो है इरैशनल नंबर होता है। कोई भी प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरैशनल होता है। तो यहाँ पे 7 जो है प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या है? वो इरैशनल नंबर है, जो कि इसका आंसर है सी। उसके बाद ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप इसे ऑप्शन में समझ लीजिएगा। तो सेकंड वाले का आंसर हमारे पास है पाई एंड ई। ये दोनों नंबर भी इरैशनल है, जैसा कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ आए हैं। तो इसका आंसर है डी, डी ऑप्शन। इसी तरह से तीसरा है हमारे पास, तीसरा है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n इज। अब देखिए कि n का स्क्वायर रूट, कहते हैं कि ये नंबर क्या होगा जबकि n जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, और 9 3 का स्क्वायर बनता है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर बनता है। तो ये वाले नंबर जो किसी नंबर के पूरा पूरा स्क्वायर बनता है, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे n की जगह पे कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं बनता। किसका स्क्वायर नहीं बनता? फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे 1 का भी आप लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर नहीं बनता, 3 का स्क्वायर भी नहीं बनता, 5 का भी स्क्वायर नहीं बनता। तो 6 7 8 इस तरह से ये नंबर जो है इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो n से मुराद वो नंबर है जिसका कोई स्क्वायर नहीं बनता। तो ऐसी सूरत में ऐसे नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका जो आंसर आएगा वो क्या है? वो पूछ रहा है क्या वो रैशनल है, इररेशनल है, नेचुरल है या इंटीजर है? तो इसका आंसर भी हमारे पास डी है, जो कि इररेशनल है। ठीक है जी। तो यानी इसका आंसर भी इररेशनल आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 नंबर 4 पे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये नंबर वो कहते हैं कि क्या है? होल नंबर है, ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? तो देखें 3 भी प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट ये इररेशनल हो गया, 5 भी प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट ये इररेशनल नंबर हो गया, और इन दोनों का सम जो है वो भी इररेशनल ही होगा। लिहाजा इसका आंसर जो है हमारे पास वो भी डी है, यानी ये भी इररेशनल नंबर है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 पे। 5 पे कहते हैं फॉर ऑल x belongs to R, x is equal to x। ये क्या है? यानी x is equal to x में कौन सी प्रॉपर्टी है? x is equal to x, इस प्रॉपर्टी का नाम उसने पूछा है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्राइकोटोमी है?
पीछे चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई है हमने, उसमें हमने देखा था कि अगर दो नंबर इक्वल हो आपस में, यानी इक्वल ही होते हैं, 2 2 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, और हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, तो x x के इक्वल है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आगे हमारे पास है ए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर नंबर अपने आप के ही इक्वल होता है, इसे कहते हैं रियल नंबर की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स। तो इसका ए आंसर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके बाद बात कर ले नंबर 6 की। 6 में वो कह रहा है कि यहाँ पे भी उसने प्रॉपर्टी पूछी है। अगर आपने प्रॉपर्टीज पीछे डिस्कस की हुई है चैप्टर में, मेरी वीडियोस देखी हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन सबको। तो कहते हैं कि कोई नंबर है a, वो बड़ा है b से, और b जो है वो बड़ा है c से। a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो जाहिर बात है a भी c से क्या होगा, बड़ा ही होगा। देन b इज c, दैट इज, कहते हैं फिर इसका ये रिजल्ट आएगा कि a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि a की जगह आप लिख ले 2, ये बड़ा है 3 से यानी b, और 3 यानी ये b, ये बड़ा है 4 से। ठीक है ना, तो अंडरस्टूड बात है कि ये 2b 4 से बड़ा होगा, यानी 2 ग्रेटर देन 4। तो यही बात उसने कही है। तो नंबर्स की ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इनको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसने लिखी हुई है बी बी पे। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, ये इसका आंसर है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं। कहते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। देन x किसके इक्वल होगा, यानी आप इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू फाइंड करें रफ वर्क में, तो जो आंसर आएगा उसको आपने टिक कर देना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 2 की पावर x इंटू 8 को लिखे 2 की पावर 3, और साथ ये वाला x ये लिखे वाला 8 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, 8 की जगह मैं लिखे 2 की पावर 3, और ये वाला जो x है ये वैसे इसके साथ रहेगा यहाँ पे पावर के साथ, क्योंकि ये भी पावर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बेस एक जैसी है तो इधर हम 64 लिख लेते, ये 64 है, तो हम इसे 64 को चले नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये बेस एक जैसी है तो ये हो जाएगा, इनकी पावर z हो जाएगी, ये दोनों x प्लस 3x। आपको पता है बेस एक जैसी हो तो पावर z हो जाती है। 64 को 2 की पावर आप लिख लेंगे 6। ठीक है, 64 2 की पावर 6 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो बेस एक जैसी आप कैंसिल कर दें तो 4x इसके इक्वल हो जाएगा 6 के, तो 4 इधर जाके डिवाइड होगा, x का आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 4 3/2। और ये हमारे पास ऑप्शन है 3/2 ए के, इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 8 में है कि कहते हैं a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a। दो नंबर आपस में इक्वल है, तो हम पहले को एक को पहले लिख लें या बाद में लिख लें फर्क नहीं पड़ता, यानी a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल ही होगा। ये दो नंबर्स जो है आपस में इक्वल ही कहलाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इसका आंसर है बी। और ये बात याद रखें, आपकी बुक में इसको उसने ए का आंसर लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो कि गलत है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बुक पे आंसर इसका गलत दिया गया है, ये आप नोट कर लें।
नंबर 9 पे है 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको आप रात भर में सॉल्व करें, यानी पेपर जब आप कर रहे हैं तो एमसीक्यूज का डायरेक्ट यानी अंदाजे से आप टिक ना लगाएं, बल्कि इसको सॉल्व करें। रात भर में सॉल्व करने के बाद आप टिक करें। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 75 जो है 75 इनके आप फैक्टर बनाएं। 75 का फैक्टर क्या बनेगा? 75 के फैक्टर बनेंगे 3 2 the 6 1 carry 3 5 the 15 5 5 the 21 5 5 1 the 5। ये बन गया फैक्टर 75 के 3 into 5 into 5। इसी तरह से 27 के फैक्टर बनेंगे 3 into 3 into 3 3 to the 9 9 3 are 27। देखिए ये 3 यहाँ रहने दें, 5 का स्केयर बना दें क्योंकि ये 2 दफा है। इसी तरह से ये 3 यहाँ रहने दें, इन दोनों का स्केयर बना दें। अब देखें ये 5 का स्केयर कट जाएगा स्केयर रूट से, तो 5 तो आ गया बाहर, 3 अंडर रूट वैसे ही रह जाएगा। इसी तरह से ये 3 का स्केयर रूट से कट जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा बाहर स्केयर रूट से, और ये वाला स्केयर रूट 3 वैसे ही रहेगा। तो आप देखें ये भी स्केयर रूट 3 वाली वैल्यू है, ये भी स्केयर रूट 3 वाली वैल्यू है, तो इनके बाहर ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करके 3 स्केयर रूट 1 दफा लिख दें, ये आ जाएगा 8 स्केयर रूट 3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे ऐड होता है। देखें इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो ये वाला स्क्वायर रूट 3 आप बाहर ले लें कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा इधर से 5 इधर से 3, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। ये इस तरह से आंसर आता है। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन है 8 स्क्वायर रूट 3 डी, इसका आंसर आप डी लगा लें। नंबर 10 पे है द प्रोडक्ट ऑफ यानी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। कहते हैं इनका आंसर बताएं। इसके आंसर में जो भी आंसर आएगा वो कैसा नंबर होगा ये उसने पूछा है, यानी ये प्राइम नंबर है, इसका आंसर जो आएगा प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल है, ये बताएं। तो ये रैशनल नंबर है, इसका आंसर है डी। लेकिन आपने रिटेल लगाने की बजाय इसको सॉल्व करना है, आंसर देखना क्या आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। जी देखिए जरा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो आप जरा गौर करें, रकमें तो सेम है, 3 और 5 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों रकमों का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लें, माइनस आ के अंडर रूट 5 का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 9, ये अंडर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 9 माइनस 5, ये आ जाएगा आपके पास 4। अच्छा 4 अब क्या है? ना ये 4 प्राइम नंबर है, ना ही ओड नंबर है, ना ही इररेशनल नंबर है, डी ऑप्शन है रैशनल नंबर। तो ये अंडरस्टूड बात है, रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे मान लगा के पी और क्यू की फॉर्म बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो रैशनल नंबर होगा। इसका आंसर जी डी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे एमसीक्यू। आगे इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करने की। एमसीक्यूज को ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 8 में जो आंसर बुक पे दिया गया है वो गलत है, इसका सही आंसर बी है। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहते हैं कि इफ a is equal to 3/2, b is equal to
5/2 and C is equal to 7/5. Then verify that number 1 A into B plus C is equal to AB plus BC. ये प्रूव करना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। देखिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें। ए की जगह आप लगाएं 3/2। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। दोबारा इस वैल्यू को एक बार लिख लें आप, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें। ए की जगह 3/2 और बी की जगह पे आप लगाएं 5/2 प्लस सी की जगह पे आप लगाएं 7/5 इज इक्वल टू, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उधर आएंगे। 3/2 एज इट इज रहने दें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। अब देखें 2 और 5, सिंपल इसको ऐड करने का तरीका जो बच्चों को छोटों को समझाया जाता है 9th-10th में, तो जो है वो थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो चुकी होती है, उनको एक शॉर्टकट मेथड बताया जाता है। लेकिन जो स्टार्टिंग बच्चे हैं, जैसे आप कह लें कि 5 में या 4 में या 6 में, ये फ्रैक्शंस को ऐड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, वो ज़रा आसान है। तो हम उसी तरीके से करते हैं ताकि कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ आ रहा है मैथड की, तो वो फिर उनको मुश्किल लगेगा। देखिए डिनोमिनेटर को सेम करना है आपने। आप ऐसे करें 5/2 इस रकम को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी पूरी फ्रैक्शन को प्लस डालें। 7/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करें, इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब देखें 5/5 are 25, 5/2 are 10, 7/2 are 14, 5/2 are 10। ये डिनोमिनेटर हो गया सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यानी इस तरीके से डिनोमिनेटर को इक्वल करना, ये छोटी क्लासेस में इब्तदाई तौर पे समझाया जाता है। ये डिनोमिनेटर सेम नीचे आ जाएगा, ऊपर 25 प्लस 14 रहेगा। ये 3/2 इंटू ये प्लस करें 4 और 5 9, 2 और 1 3 ओवर 10। अच्छा अब आप इसे देखें, मल्टीप्लाई कर लें। 3 9 are 27, 2 कैरी, 3 3 are 9 और 2 11, 2 10 are 20। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से राइट साइड को करेंगे हम। ए की जगह आप लगाएं 3/2 और बी की जगह आप लगाएं 5/2, आगे प्लस का साइन, ठीक है। तो बी की जगह आप लगाएं 5/2 मल्टीप्लाई सी की जगह लगाएं 7/5, ठीक है। ये ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, ये बी और सी मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में आएगा प्लस। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके आंसर को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 are 15 ओवर 2 2 are 4, 5 7 are ये 5 5 से आप कट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 ओवर, या नहीं इस तरह से ज़रा मुश्किल लगेगा आपको, आप इसकी कटिंग ना करें। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आसान तरीका हो ताकि जो सबको समझ आ जाए। जो बच्चे अच्छे हैं मैथ में, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, वो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। 5 7 are 35, 2 5 are 10। तो अब आपने इसका एलसीएम लेना है। चलिए हम, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो जो कटिंग वाला तरीका है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ज़रा बड़ा हो गया। आप ऐसे करें 5 5 से कट कर दें, 7/2 आ जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर को इक्वल करें। कैसे करेंगे? ये 15/4 ही रहेगा। इस 7/2 जो है ना वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 4 है, 15/4 प्लस 7 2 14, 2 2 4, डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब
15 फोर्स आर, एलसीएम लेंगे नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस 14, ये है हमारे पास 4 और 5 9, 1 और 1 2, 29 ओवर 4। तो ये जो है ये तो इक्वल नहीं आई, लेकिन हमने वेरीफाई इसको करना है, देख लेते हैं कहाँ से गलती हुई है। 4 ओवर 3 नहीं, ए है 3 ओवर 2 और बी है 5 ओवर 2, 5 ओवर सॉरी बी 5 ओवर 3 है। लो जी, ये गलती होगी, बी 5 ओवर 3 है और इसे सीधे से सॉल्व करना पड़ेगा। और सी है 7 ओवर 5, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज ही गलत कर दी है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे इसको दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा, ये 5 और 3 वैल्यू थी जो हमने गलत लिखी थी, अब हम इसको इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। 3 ओवर 2, अच्छा जी, ये 5 ओवर 3 को आप मल्टीप्लाई करें इस 5 से, और ये 7 ओवर 5 को आप मल्टीप्लाई करें इस वाले 3 से, यानी इस फ्रैक्शन को ये वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शन को ये वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 5 5 25, 5 3 15 प्लस 7 3 21, 5 3 15। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब एलसीएम लेंगे, ये 15 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, ऊपर 25 प्लस 21 एज इट इज। ये 3/2 यानी का 5 और 1 6, 2 2 4 और 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें या क्या उसे कहते हैं सिंपलीफाई कटिंग कर दें। 2 2 4, 2 3 6, ये कटेगा, 3 1 3, 3 5 15। तो ये ऊपर बचा 23 और नीचे बचा 5। ये हमारा आंसर है 23/5। इसे भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। ए की जगह हम लिखेंगे 3/2 इंटू बी की जगह लिखेंगे 5/3, फिर प्लस डाल देंगे और बी की जगह लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई सी की जगह लिखेंगे 7 ओवर 5। ठीक है जी। आपका भी क्वेश्चन है तो वो तो आपने सबसे पहले अपनी जो है वो क्वेश्चन की रकम देखनी है, वो तो नहीं गलत लिखी, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसी वजह से गलत होता है कि हम वैल्यूज गलत पुट कर देते हैं। यानी क्वेश्चन को सारे को देखने की बजाय सबसे पहले आप क्वेश्चन की रकम देखें कि वहां पे तो नहीं कोई गलती हुई, फिर इसको दोबारा सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा, ये 3 3 से कट जाएगा, 5 ओवर 2 आ गया, ये 5 5 से कट जाएगा, 7 ओवर 3 आ गया। अब हमने इसको ऐड करना है, यानी एलसीएम लेके, तो आप इसे इस तरीके से करें कि 5 ओवर 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें इस डिनोमिनेटर से, और 7 ओवर 3 ये जो फ्रैक्शन है इसको इस डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्यों करना है? ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो 3 5 15, 3 2 6, यानी ये दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14, 3 2 6। अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा, अब एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 6 और तो ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 14, तो ये 4 और 5 9, 1 ओवर 2 29 ओवर 6। तो ये तो फिर इक्वल नहीं आ रही, ये क्यों गलत हो गया? अब क्या गलती हुई? 6 और 5 ए की जगह हमने 3 ओवर 2 लिखा, बी की जगह 5 ओवर 3 लिखा, फिर हमने बी की जगह 5 ओवर 3 लिखा। हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी और ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे दूसरी गलती की हुई है, यहाँ पे हमने ए की जगह सी की जगह बी की जगह ए लिखना था, ठीक है। तो ये सेकंड मिस्टेक। ए की जगह हम लगाएंगे 3/2
मल्टीप्लाई बी की जगह लगाएंगे 5/3 प्लस डालेंगे आगे, ए की जगह लगाएंगे 3/2 और मल्टीप्लाई लगाएंगे ए सी की जगह 7/5। तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 से कट जाएगा 5/2, ये 7 3 21 और 2 5 10, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे 10 है, इस 2 को हम 10 कैसे बना सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना, तो 2 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा। तो ये 5/2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये वैसे ही रहने दें क्योंकि ये 10 है ऑलरेडी, इसको हम 10 बना लेते हैं। 5 5 25, 5 2 10 प्लस 21 होगा 10। डिनोमिनेटर सेम है, 10 आ जाएगा, ऊपर 25 प्लस 21, ये आ जाएगा आपके पास 6 और 4/10। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 23/5। ठीक है जी, ये हमारा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया। इसमें हमने 2 मिस्टेक्स की थी क्वेश्चन को लिखने में, तो इस वजह से क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगा। आप भी क्वेश्चन की रकम को ध्यान से लिखिएगा, मेरी तरह गलती ना कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखिए ना, सी ए से मल्टीप्लाई होगा ए सी बी से मल्टीप्लाई होगा बी सी, दोनों में वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जी, ए की जगह हमने क्या लगाना है, ए की जगह हम ये वाला ये वैल्यू 3/2 लगाएंगे, 3/2 प्लस सी की जगह हम लगाएंगे 7/5, सॉरी बी की जगह पे, यहाँ पे ए के साथ प्लस बी हो रहा है तो ए की वैल्यू लिखने के बाद बी की वैल्यू लिखनी है 5/3। फिर बाहर सी की वैल्यू आप लिखेंगे 7/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालने ब्रैकेट के बाहर या ना डालने ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ब्रैकेट की मल्टीप्लाई को शो करती है। अच्छा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद राइट साइड पे आएंगे जी। पहले इसमें ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज को सॉल्व करना है हमने। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 3 है। इस डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे किया जा सकता है, 2 को हम 6 बना देंगे और 3 को भी 6 बना सकते हैं। तो कैसे, देखिए इस वैल्यू को आप इस डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस डालें, इस 5 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 7/5, तो 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10, 3 2 6। इसको जब हम डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको नीचे लिख लें, ऊपर 9 + 10 है, इट इज ये वाला, ये आ जाएगा 19/6 और ये ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9s are 63, 3 जगह 6 कैरी, 7 1 7 3, ये आ जाएगा आपके पास 13 133 7 6 5 30। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे ये आंसर आता है या नहीं जी। ए की जगह आप लगाएं 3/2 और सी की जगह आप लगाएं 7/5 प्लस बी की जगह आप लगाएं 5/3 और सी की जगह आप लगाएं 7/5। ठीक है, पहले जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स को उसको हम सॉल्व करेंगे। आप ब्रैकेट भी इस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 3 7 21, 2 5 10 प्लस 5 7 35, बल्कि आप इसे ऐसे करें कि 5 5 से कट कर दें, ये आ जाएगा 7/3। अब आप इसको देखें, प्लस आ गया ना फ्रैक्शंस के दरमियान, तो हम एलसीएम लेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा, ये आपने खुद से सोचना है कोई नंबर। देखें 3 10 नहीं बन सकता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। लिहाजा आप ऐसे करें
इन दोनों को चेंज कर लें। आप इधर 21/10 में इस डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करें इसे, और इस फ्रैक्शन को 7/3 को आप मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर 10 से। ठीक है, अब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 10 3s are 30 प्लस 7 10s are 70 प्लस 10 3s are 30। देखिए अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर 63 प्लस 70 आ जाएगा। ये ऐड करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 313/30। लीजिए हमारा आंसर इक्वल आ गया। चलिए हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रेज कर रहा हूं। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2 और c is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो क्वेश्चन मेरी जगह ताकि करते हुए सॉल्व आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication, solution start। ले लीजिए अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने जब पीछे चैप्टर में प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, वहां पे एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरह से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हवाले से पहले बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई रियल नंबर, तो हम उनको ऐड करने का क्या उसमें प्रॉपर्टी है। देखें अच्छा, हमारे पास ये नंबर है a प्लस ये नंबर है b प्लस ये नंबर है c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप a और b को पहले प्लस करें, जो आंसर आए वो c के साथ फिर प्लस करें, इसका एक आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आप इन तीनों नंबर्स में अगर आप ए बी की बजाय पहले बी और सी को ऐड कर लें, जो आंसर है फिर ए में ऐड करें, तो सॉल्यूशन दोनों का आंसर सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी तीनों में से पहले इन दोनों को ऐड कर लें या पहले इन दोनों को ऐड कर लें, आंसर चेंज नहीं होगा। चलिए हम करते हैं इसे। ए की जगह हम लगाएंगे 4/3, बी की जगह लगाएंगे 5/2 प्लस सी की जगह लगाएंगे 7/4। चलो जी, अब देखिए डिनोमिनेटर 3 और 2 है। डिनोमिनेटर 3 और 2 जो है वो सेम करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से सेम करेंगे। ये 4/3 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस डिनोमिनेटर 2 से, और ये 5/2 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस डिनोमिनेटर 3 से। ठीक है जी, ये प्लस 7/4 एज इट इज। ये आ जाएगा 4 2 are 8/3 प्लस 5 3 are 15/2, 2 3 are 6। सॉरी, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 are 8, 2 3 are 6।
5 3 जार 15, 2 3 जार 6, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम नीचे लिखें, ऊपर 8 प्लस 15, ये वाले एज इट इज आ जाएंगे, ये आ जाएगा 15 और 8 आ जाएगा हमारे पास 23/6 प्लस 7/4। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और एलसीएम लेना पड़ेगा दोबारा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, यही तरीका हम फॉलो करते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलिए आगे 23/6 प्लस 7/4। आप ऐसे करें कि देखें 6 और 4 दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं। अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 हो जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 12। तो हम इसी तरह से करते हैं, इस फ्रैक्शन को यहाँ पे हम लिखते हैं, इस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करें 2 से और इस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करें 3 से। यहाँ लिखा 2 3 6, 2 2 4, 6 2 12 प्लस 7 3 21, 4 3 12। ये डिनोमिनेटर हो गया इक्वल। इसको नीचे लिख दें 12 को, ऊपर 46 प्लस 21, 6 और 1 7, 4 और 2 6 ओवर 12। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ए की जगह हम क्या लगाएंगे, ए की जगह हम लगाते हैं 4/3 प्लस बी की जगह लगाएंगे 5/2 प्लस सी की जगह लगाएंगे 7/4। ये 4/3 एज इट इज प्लस इसका डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 4 है और ये 2 है, 2 को हम 4 बना सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाना है। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये बन जाएगा 2 4, 4, ये ऑलरेडी 4 है। इसमें दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस 2 को आप 4 बना सकते हैं। ये वैसे ही रहने दें, इसको 2 को आप 4 बनाएं। कैसे, 5/2 इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये 7/4 एज इट इज रहने दें। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट थे, हमने दोनों को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे 4 एज इट इज रहने दें, 2 को आप 4 बना देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। हमें क्या जरूरत है दोनों को चेंज करने की। तो ये आ जाएगा 5 2 10, 2 2 4 प्लस 7/4। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इसको हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे, ऊपर 10 प्लस 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 17/4। ठीक है जी। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनको भी अब हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे जरा देखें। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 12 हो जाएगा, जैसे ये इधर वाला हमने काम किया था। बाहर 4/3 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, और 7/14 को आप 17/4 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, ये भी 12 हो जाएगा। 4 4 16, 4 3 12, 17 3 कितना होता है, 3 7 21, 1 लगा 2 कैरी, 3 1 51, 4 3 12। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना। अब आप इसे सोल्व कर दें, डिनोमिनेटर सेम तो वैसे ही आ जाएगा 12, ऊपर 16 प्लस 51 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 1 7, 1 और 5 6, 7/12। देखिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव हो गई। इसी तरह से अब हम इसका सेकंड करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, पहले हमने एडिशन के लिहाज से किया, मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक क्या है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल A B C, ठीक है, A B C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में C से मल्टीप्लाई करें।
या आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में आंसर को ए से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर चेंज नहीं होगा। सेम जैसे क्लास में था, पहले इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करें, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई, ये दोनों के दरमियान साइन कोई नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बी की जगह आप लिखें यहाँ पे 5/2 और सी की जगह आप लिखें 7/4। इसको हम सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखें इसकी कटिंग होती है, तो कटिंग कर दें, 2 2 are 4, यह आ जाएगा 2 5 are 10/3, ठीक है ना। कटिंग कर लें या कैलकुलेटर से सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है हमारे पास, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। देखिए इन दोनों की कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर लें, 2 2 are 4, 2 5 are 10, तो 5 7 से मल्टीप्लाई होगा 35 और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। अच्छा एक और बार आप देख लें कि बगैर कटिंग के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर तब भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें अब हमने कर लिया इसी कटिंग करके, अब तो ठीक है। ए की जगह लगाएं आप 4/3 और बी की जगह लगाएं 5/2 और सी की जगह आप लगाएं 7/4। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी और सी की वैल्यूज को। जी देखिए इसमें कटिंग कोई नहीं हो रही, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, इसकी कटिंग करें, आपके पास आ जाएगा 2 2 are 4, 2 4 are 8, तो ऊपर आ जाएगा, नहीं सॉरी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 1 are 4, 4 2 are 8, तो ये ऊपर आ जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 3 2 are 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कटिंग के बगैर भी आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, हाँ जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है आपसे, जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज 0 a rational number, इज 0 a rational number, ये वो पूछ रहा है, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन। जी बस ये नहीं बताना कि हाँ 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, आपने जो है वो इसको बयान भी करना है। कैसे कैसे करेंगे देखें, as 0 can be written as 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 डिनोमिनेटर में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 5 लिख लें या 5/1 लिख लें, एक ही बात है ना। तो इसी तरह से 0 लिख लें या 0/1 लिख लें, एक ही बात है, आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है। ये 0/1 आप कैलकुलेटर में करेंगे तब भी 0 आएगा, 5/1 कैलकुलेटर में करेंगे तब भी 5 ही आंसर आएगा, यानी डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है। as 0 can be written as 0/1 which is a p over q form, ठीक है, which is a p over q form, so 0 is a rational number, ठीक है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। 0/1 लिख सकते हैं आप, 1/0 नहीं लिख सकते, ये बात याद रखिएगा। रैशनल नंबर की जहाँ पे आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी वहां पे भी ये बात बताई गई थी
कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता किसी भी नंबर में। आप कैलकुलेटर पे 1/0 करेंगे ना तो एरर दे देगा आपको, सिंटैक्स एरर दे देगा, करेगा ये तो गलत है, इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी 0/1 लिखा जा सकता है, 1/0 भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। स्टेट trichotomy property of real numbers। जी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की कि हमारे पास अगर तीन नंबर हैं, सपोज कर लें ए बी सी, तो यहाँ पे आप लिखें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी नंबर है तीन ए बी सी जो कि रियल नंबर्स हैं, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, यानी तमाम नंबर कोई से भी तीन, तमाम रियल नंबर्स में से कोई भी तीन नंबर आप ले लें, देन इन तीनों नंबर्स में एक बात तो है, या तो ए बी के बराबर है, ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इसने लिखी हुई है, यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, तो मैं बोल रहा हूँ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इधर है। हमारे पास यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, हाँ नहीं, ये दो नंबर्स के दरमियान में होगी हमारे पास, और दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं देखिए जरा। अच्छा अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हो गई ना, दो नहीं, ट्राई का मतलब असल में होता है तीन, तो इसलिए यहाँ पे तीन नंबर्स नहीं, दो के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दो नंबर्स की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो यानी ए और बी आपस में या तो बराबर होंगे, या फिर ए बी से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे दरम्यान में और लिख लें, या फिर ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए सी से छोटा होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना दो नंबर्स के दरमियान, तो ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या एक दूसरे से छोटा होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके पास, इसको कहते हैं इज कॉल्ड इज अ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी आगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, देखें, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, find two rational numbers between 4 and 5, between 4 and 5, 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर बताएं। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने 4 और 5 को प्लस करना है, और प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है।
तो ये 4 और 5 9 आ जाएगा। 9 को 2 पे आप डिवाइड करें तो आप इसे 9 ओवर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये एक नंबर है फर्स्ट, 9 ओवर 2 इन दोनों के दरमियान। दूसरा है सेकंड नंबर विल बी, सेकंड कौन सा होगा? सेकंड होगा ये जो आया ना ये वाला नंबर 9 ओवर 2, इसको ऐड कर दें इस तीसरे यानी ये सेकंड वाले नंबर से ऐड कर दें। तो ऐड करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना आप 2 पे। जैसे इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 पे, इसी तरह से इस जो आंसर आया है इसको फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर से ऐड करके आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 9 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 का 10। ये एलसीएम लेने का एक तरीका है। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 19 और 2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ये आ जाएगा 19 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 4। ये सेकंड नंबर है। ये दो नंबर हैं 4 और 5 के दरमियान जो कि रेशनल नंबर है जिनको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रेज करता हूं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं छोटे छोटे, वो हम सॉल्व करते हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग x15 y35 ओवर z20 और यहाँ पे फिफ्थ रूट है इसका यानी बाहर 5 है। तो आप रेडिकल साइन खत्म करेंगे, पावर 1/5 हो जाएगी, ये 5 की जगह 1/5 आ जाएगा। जी अब ये 1/5 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 1/5, 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है। उसके बाद z की 20 ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/5 से, ये आ जाएगा 5 3 * 15 x की पावर 3 और ये 5 7 * 35 y की पावर 7 और ये 5 4 * 25 z की पावर 4। ये आ गया हमारे पास। सिंपल से एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 2 देखिए इसका। नंबर 2 है 27 की पावर है 2x और यहाँ पे है क्यूब रूट 3। इसका रेडिकल साइन भी आप खत्म करेंगे, लेकिन रेडिकल साइन खत्म करने से पहले आप ऐसे करें, 27 के फैक्टर बनाएं, 3 3 * 9 9 3 * 27, ये पावर 2x एज इट इज रहने दें, ये बन जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। और ये वाला 2x इससे मल्टीप्लाई होगा जो बाहर पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 * 6x, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप इसे ऐसे करें कि रेडिकल साइन खत्म करके ये 3 जो है ये पावर 1/3 बना दें, ठीक है जी। तो अब ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आ जाएगा 3 2 * 6 3 की पावर 12। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये x 2 के साथ 2x आ गया, ये 1 तो यही 1 का कोई जरूरी नहीं है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 ही आता है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास नंबर 3, मेरा कभी यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 6 3 की पावर n + 2 और ओवर 3 की पावर n + 1 - 3 की पावर n, ठीक है जी। चलें इसे हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से जरा देखिएगा। 6 एज इट इज, 3 की पावर n + 2, यहाँ पे आप डॉट लगा दें, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो इस डॉट का मतलब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ये 3 की पावर n + 2 आ गई, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दी, ब्रैकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब नीचे 3 की पावर n + 1 है, इसे 3 की पावर n और 3 की पावर 1 अलग अलग कर दें, ठीक है ना। ये 3 की पावर n
और ये 1 जो है पावर ये भी अलग कर दी, 3 की पावर 1, दोनों पावर्स अलग अलग कर दी, और -3 की पावर n एज इट इज। आप देखें 6 और ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर 2, ये भी हमने पावर्स अलग अलग कर दी। नीचे आप इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 3 की पावर n कॉमन आ गया बाहर, तो ये रह गया 3 की पावर 1, 1 चाहे आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। ये 3 की पावर n बाहर कॉमन आ गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉमन लेना आपको सिखाया गया है, काफ़ी क्वेश्चन में हम देते रहे हैं, तो कॉमन लेना अगर आपको आता है तो फिर ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 की पावर n इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 9, ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 6 आर 54, 3 माइनस 1 2, इसकी अगर आप कटिंग करें 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, हाँ ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, द सम ऑफ 3 consecutive odd integer, the sum of 3 consecutive odd integers, the sum of 3 consecutive odd integers is 51. Find the 3 integers. Find the 3 integers. 3 इंटीजर फाइंड करने हैं आपको जी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया था, उसमें सम था 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, यानी उसमें ओड या इवन भी बताया था। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने उनका सम बताया गया था। यहाँ पे उसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन वो ओड इंटीजर्स हैं। अब जरा देखें इसका मतलब क्या है। हमारे पास काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज कर रहे हैं। तो ओड इंटीजर कौन कौन से हैं, ये ओड है, ये ओड है और ये ओड है, इसी तरह से ये ओड है और ये ओड है, ये ओड इंटीजर्स है। इवन और ओड होते हैं ना, ओड इंटीजर कहता है कि कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर, तीन कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर यानी आगे पीछे आने वाले, साथ साथ वाले, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से पहला इंटीजर लें तो दूसरा कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर ये है, तीसरा कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर ये है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 से, सपोज कर लें, या 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 पहला कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर और 5 दूसरा और 7 तीसरा, यानी आगे पीछे जो साथ साथ वाले 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर है उनका सम 51 है। लेकिन हमें इंटीजर का नहीं पता, हमने लेट करना है। पहला हम लेट कर लेते हैं, देखिए लेट द फर्स्ट ओड इंटीजर इज x। अगर पहला x है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा x + 2। कैसे देखें, अगर पहला नंबर 1 है तो जो अगला कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर आएगा वो इसमें 2 प्लस करने से आएगा ना, 3, तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो अगला ओड इंटीजर आ जाएगा। यानी एक इंटीजर से अगला ओड इंटीजर कैसे आता है, 2 ऐड करने से। तो अगर हमारे पास ये फर्स्ट ओड इंटीजर x है, तो देन सेकंड कौन सा होगा, देन सेकंड इंटीजर, सेकंड विल बी second and third will be x + 2 and x + 4। देखें x में 2 प्लस किया, x + 2,
फिर x+2 में 2 ऐड करेंगे तो वो 4 हो जाएगा ना। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी 2 2 ऐड करते जाना। इसमें 2 ऐड किया, ये आ गया। इसमें 2 ऐड किया, ये 4 आ गया। ये तीन इंटीजर्स हैं। अब इन तीनों का सम किसके बराबर है? 51 के। यानी x+2 प्लस x+4, ये तीनों का सम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इनका सम 51 के बराबर। इनको आप सॉल्व कर लें। 1 2 3 x है तो ये ऐड होंगे, 3x हो जाएगा। ये 2 और ये 4, ये 6 हो जाएगा। 51 एज इट इज। 6 उधर जाके माइनस कर दें इससे 51 से। 51 माइनस 6 तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा? 45। x की नहीं रहने दें, 3 से डिवाइड करें तो x का आंसर आ जाएगा 3 1 3 3 5 15। कटिंग करके या कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं 45/3 इज इक्वल टू 15। ये पहला इंटीजर आ गया। ठीक है, ये पहला इंटीजर आ गया। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर x+2, यानी x की जगह पे हम 15 लगाएं, +2 इज इक्वल टू 17। थर्ड इंटीजर वो क्या होगा? थर्ड इंटीजर होगा 7, x+4 है ना, तो x की जगह 15 लगाएंगे, +4, ये आ जाएगा 19। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर। रिक्वायर्ड इंटीजर्स कौन कौन से? ये वाला 15, फिर ये वाला 17, फिर ये वाला 19। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नंबर 8। अब हम नंबर 9 की बात करते हैं। जी, नंबर 9 क्वेश्चन है आपका। अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets। अच्छा, स्टेटमेंट लेंथी है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको बता देता हूँ। कहता है 2 बकेट्स हैं, तो 96 जो हैं वो बॉल्स हैं। उसने कुछ बॉल्स इसमें डाल दी, कुछ बॉल्स इसमें डाल दी। ठीक है, एक में जो है वो ज्यादा है, एक में कम है। ठीक है, ये उसने इसमें बॉल्स डाल दी। ठीक है, एक में ज्यादा है, एक में कम है। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. एक में ज्यादा है और एक में कम है। जिसमें ज्यादा है उसमें दूसरी से कितनी ज्यादा है? 28 ज्यादा है। 28 मोर, इसमें 28 बॉल्स ज्यादा है इसकी निस्बत। ठीक है, और इन दोनों का टोटल 96 है। आगे कहते हैं कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो बताएं इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, ये बताना है आपने अलग अलग। टोटल तो उसने 96 बताया, और ये भी बताया कि इसमें जिसमें ज्यादा है ना वो दूसरी से कितनी ज्यादा है, 28 ज्यादा है। तो बताएं दोनों में कितनी कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि टोटल बॉल्स कितनी है? 96। तो लेट इसमें आप लेट कर लें x है और इसमें आप लेट कर लें y बॉल है। लेट द x and y are the balls in the buckets। यानी दोनों में आप x और y ऐड कर लें। लेट्स कर लें इसमें x है इसमें y है, इस तरह से एक में x ऐड कर लिया और एक में y। लेट द x एंड y आर द बॉल्स इन दी बकेट। ये यूं कर लें, लेट द x एंड y इन बॉल्स इन दी फर्स्ट एंड, ऐसे कर लें इन द फर्स्ट एंड सेकंड बकेट।
ठीक है, पहली में x लेट कर लें, दूसरी में y लेट कर लें। अब देखें दोनों की बॉल्स को ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा, 96 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, इसकी बॉल और इसकी बॉल ऐड करेंगे तो 96 होंगी। अब इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो दोनों में जो बॉल्स हैं उनका डिफरेंस कितना हुआ, 28 हुआ ना, यानी इसमें 28 ज्यादा है, तो दोनों में जितनी बॉल्स हैं इसमें उससे 28 ज्यादा है, यानी दोनों में बॉल्स का डिफरेंस 28 के बराबर है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक में ज्यादा है ना 28, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 28 होगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, यानी दोनों बकेट्स में बॉल्स का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 28 के बराबर है। सम 96 के बराबर है और दोनों में जो फर्क है, डिफरेंस है, वो 28 के बराबर है। तो इसे आप इक्वेशन 1 और इसे आप इक्वेशन 2 कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे लिख लें बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये दो इक्वेशन बनती है, इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये x और x 2x हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 14 1 कैरी 10 और 124, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये वाला 2 उधर जाके 124 से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग करेंगे या डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, यानी एक बकेट में 62 बॉल्स हैं, यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, हम 1 में पुट कर लेते हैं। देखिए 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 96, x की जगह आप 62 लगा लें, ये उधर जाके माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 में से 2 निकाला 4, 9 में से 6 निकाला 3, 34। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दोनों बकेट्स में बॉल्स की तादाद है 62 और 34, दोनों का सम 96 आता है, आप ऐड करके देख लें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी है, इतना भी नहीं लेकिन आसान है, प्लस माइनस और सिंपल मल्टीप्लाई है के क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी भी स्टेटमेंट जरा लेंथी है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन लैंड। इन्वेस्टेड अमाउंट 3,50,000, 3,50,000 रुपए वो बैंक में इन्वेस्ट करती है, ये बैंक में जमा करवाती है। तो which paid simple profit at the rate of 7/4 per annum, after 2 years the rate was increased। तो अब देखिए वो कहता है कि उसको ना हर साल 7/4% प्रॉफिट मिलता है हर साल, तो 2 साल बाद उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ना 8% हो जाता है। पहले 7 एंड क्वार्टर था, अब 7 क्वार्टर से बढ़ के 8% हो गया है 2 साल बाद। इसका मतलब पहले 2 साल में जो उसका प्रॉफिट का रेट है वो 7/4% है, और उसके बाद फिर 8% चलेगा प्रॉफिट, यानी पहले 2 साल थोड़ा कम था, 2 साल बाद उन्होंने उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहता है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स। तो 7 साल तक उसने बैंक में जो पैसे रखवाए, 7 साल तक उसको कितना प्रॉफिट हुआ और उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई। ठीक है, फाउंड द अमाउंट शी हैड, यानी अब पता है उसके पास कितने टोटल पैसे होगा प्रॉफिट और ये मिला के। तो देखें प्रॉफिट रेट जो है, प्रॉफिट रेट फॉर फर्स्ट 2 years वो कितना है, 7 and 1/4%। ठीक है जी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 7 4 28, 1 ऐड किया 29/4%।
इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जैसे मर्जी लिख लें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है प्रॉफिट रेट फॉर नेक्स्ट profit rate after 2 years, वो है 8%। ठीक है ना, आफ्टर 2 years यानी 2 साल बाद उसका जो प्रॉफिट रेट है वो कितना है, वो 8% है, यानी बढ़ गया ना। तो अब हम ऐसे करते हैं, अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, यानी 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे हो गए। तो पहले हम ऐसे करते हैं, पहले 2 सालों का प्रॉफिट निकालते हैं, उसका कितना बनेगा, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स का उसका प्रॉफिट निकालेंगे। पहले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो इस रेट से निकालेंगे, अगले 5 सालों का प्रॉफिट इस रेट से निकालेंगे। ठीक है, तो देखें, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 years, तो फिर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों का प्रॉफिट निकालेंगे इस रेट के मुताबिक, यानी 3,50,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 7/4 से या 29/4% से। ठीक है, सिंपल है, आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं। परसेंटेज का 1/100 लगा दें। ठीक है, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 3500 इंटू 29/4, ये आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर 4 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर आ जाएगा, मैं बताता हूँ, ये आ जाएगा 25,375, 25,375 ये आता है, यानी प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट, इसे 2 यहाँ से रेस कर, कंफ्यूजन हो सकती है आपको, गलती हो सकती है, इसलिए 2 निकाल लें। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का ये प्रॉफिट आ गया, 29 से इसे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए 4 से डिवाइड कर दें, ये आ गया उसका पहले साल का जो प्रॉफिट है। तो 2 साल का कितना बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आप देखिए, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 years 25,375 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 50,750, 50,750 रुपए, ये उसका पहले 2 साल का प्रॉफिट है इस रेट से। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ अगर हम इसको करें डायरेक्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट आप तीसरा साल लगा लें, वो कितना होगा आपका 3,50,000, इसे मल्टीप्लाई कर दें 8% से, तो ये अगले जो हर साल का एक साल का, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां साल, ये जो नेक्स्ट फर्स्ट 2 ईयर के बाद वाले जो ईयर्स हैं उनका प्रॉफिट एक साल के लिहाज से इतना होगा। 350,000 इसे मल्टीप्लाई कर दें 8% का, नीचे 100 लगाएं, ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास 3500 इंटू 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 800,
ये आ जाएगा आपके पास कितना 28,000, ठीक है जी। 28,000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये ना 2 साल के बाद जो 8% के लिहाज से प्रॉफिट आएगा वो ये होगा। अब हमने 5 सालों का निकालना है प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 5 years। 5 साल का कितना बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने से 1,40,000। 500 500 500 1,40,000, ठीक है जी। अब देखें पहले 2 साल में उसने ये प्रॉफिट कमाया, अगले 5 सालों में ये प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट ये 5 साल का और पहले 2 साल का 50,750 और ये अगले 5 साल का 1,40,000, ठीक है। इसको ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0,5,7,0,91 0,5,7,0,459 और 1। ये आ जाएगा 1,90,750 रुपए उसका टोटल प्रॉफिट आ गया। अब उसके पास टोटल रकम कितनी होगी, यानी प्रॉफिट और जो रकम उसने इन्वेस्ट की थी टोटल अमाउंट उसके पास होगी, टोटल अमाउंट she had at the end of 7 years। 7 साल के एंड में उसके पास कितने पैसे हो गए। ये स्टेटमेंट पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिखें कि टोटल अमाउंट लिख लें खाली, ताकि ठीक है। बल्कि मैं लिख देता हूँ, इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है। टोटल अमाउंट बस ये लिख लें, टोटल अमाउंट उसके पास जो है वो कितनी है, वो है 1,90,750। इसको ऐड कर दें, उसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 3,50,000। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऐड करके देख लेते हैं। हमारे पास इसको ऐड करने से आएगा 5,40,750, 5,40,750 रुपए। ये अमाउंट जो है उसके पास है 7 साल बाद, ठीक है। पहले 3,50,000 रुपए थे, 7 साल बाद 5,40,000 रुपए हो गया। तो ये चीज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई रिव्यू। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।